जो है वो कोल्ड स्ट्रीम का प्रतीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं और हम इन्हें नहीं देख पाते क्योंकि ये महासागर के निचले स्तर में दौड़ते हैं। ऊपर नॉर्थ अटलांटिक में गर्मी के खींचे जाने के बाद जो पीछे रह जाता है वो है ठंडा पानी और खारा पानी, क्योंकि नमक कहीं नहीं जाता। इसकी वजह से पानी गाढ़ा और भारी हो जाता है। ये ठंडा, गाढ़ा और भारी पानी नीचे की ओर जाता है एट द रेट ऑफ 5 बिलियन गैलन पर सेकेंड। फिर उस करंट को पीछे खींचता है साउथ की तरफ। लास्ट आइस एज के दौरान जब आखिरी ग्लेशियर नॉर्थ अमेरिका से घट रहा था, बर्फ पिघलने लगी थी, तब एक विशाल पूल ताजे पानी का बन गया नॉर्थ अमेरिका में। जो बड़े बड़े लेक्स हैं वैसी विशाल लेक के अवशेष हैं। ईस्टर्न बॉर्डर पर एक विशाल आइस डैम बना। एक दिन ये डैम टूट गया और वो सारा पानी तेजी से बहता हुआ आया और सेंट लॉरेंस को तोड़ता हुआ तेजी से आगे की तरफ बढ़ गया और गाढ़े खारे ठंडे पानी के साथ मिल गया और उसे भी ताजा और हल्का बना दिया, और नीचे जाता हुआ और घटता हुआ पानी उसी पल रुक गया। हीट ट्रांसफर भी रुक गया और यूरोप 900 या 1000 साल के लिए आइस एज की ओर चला गया। और जिन बदले हुए हालात में हम आज हैं, जिस स्थिति में हैं, इस माहौल में हमें करीब करीब 10 साल लग गए, लगभग इतना ही समय। ये बहुत ही सडन जंप है। अब ये संभव नहीं है क्योंकि अब नॉर्थ अमेरिका में ग्लेशियर्स नहीं है, उसके आसपास और कहीं भी इतने बड़े विशाल विस्तार में बर्फ है क्या? को टूटता देखें तो ये एक संकेत होगा चेतावनी का ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगर आप पेनिनसुला को नजदीक से देखें तो जहां जहां आप ये ग्रीन पैचेस देखते हैं वे सब आइस शेल्फ हैं जो कि एक आइलैंड से भी बड़े हैं। पिछले 15-20 साल में ये टूट चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस एक पर ध्यान दें जिसका नाम है लार्सन बी। जरा यहां पर ध्यान दीजिए, इस काले पूल पर। ऐसा लगता है जैसे हम इसके आर पार इस बड़े महासमुद्र को देखते हैं, पर वास्तव में ये एक भ्रम है। ये पिघला हुआ पानी है जो कि एक पूल बन गया है। अगर आप हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊंचाई से देखें तो आप देख पाएंगे कि ये 700 फीट लंबा है। ये कितना भव्य है, कितना विशाल है। वहां दूर पहाड़ों से पहले ये देखिए, ये है फ्लोटिंग आइस, और माउंटेन के नीचे स्लोप में ये है लैंड बेस्ड आइस। यहां से उन पहाड़ों तक ये करीब 20 या 25 मील है। अब उन्होंने सोचा था कि ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद भी ये करीब 100 साल तक स्थिर रहेगा। वो साइंटिस्ट जो आइस शेल्फ के विषय में अध्ययन करते हैं वो पूरी तरह अचंभित हो गए। उन्होंने ये देखा कि जनवरी 31, 2002 से लेकर 35 दिन में ये आइस शेल्फ करीब करीब गायब हो गया। कुछ हद तक पहले भी कुछ खास सीजन्स में बर्फ पिघलती थी और कुछ तब्दीलियां होती थीं, लेकिन जो आज हो रहा है वो कभी नहीं होता था। सन 1992 में ग्रीनलैंड में इतना पिघलाव देखा गया था। 10 साल के बाद ये हाल है और 2005 से ये इतनी ज्यादा पिघल गई है। साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ टोनी ब्लेयर कहते हैं कि ग्रीनलैंड में आज जो हो रहा है उसकी वजह से विश्व के मैप्स को एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। अगर ग्रीनलैंड टूटकर पिघल गया या फिर आधा ग्रीनलैंड या आधा वेस्ट एंटार्क्टिका टूटकर पिघल गया तो फिर यह हाल होगा सी लेवल और फ्लोरिडा का। और यह होगा सैन फ्रांसिस्को बे के साथ। इन जगहों पर बहुत सारे लोग रहते हैं। नेदरलैंड जो कि वन ऑफ द लो लेवल कंट्रीज है, ये पूरी तरह तबाह हो जाएगा। बीजिंग के आसपास का एरिया जहां लाखों लोग रहते हैं, शंघाई के आसपास का एरिया भी तबाह हो जाएगा जहां करीब 40 मिलियन लोग रहते हैं। इससे भी बुरा हाल होगा शायद कैलकाटा का और ईस्ट बांग्लादेश का भी। बढ़ता और फैलता पानी यहां करीब 60 मिलियन लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा। जरा सोचिए उन लाखों करोड़ों रेफ्यूजीज का जो बेघर हो जाएंगे कुदरत के बदलाव की वजह से, और करीब 100 मिलियन लोग
दर बदर हो जाएंगे। ये है मैनहट्टन और ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेमोरियल साइट। 9/11 के भयानक हादसे के बाद हमने कहा था फिर कभी नहीं, पर यह देखिए मैनहट्टन के साथ क्या होने वाला है। वैज्ञानिक इसे ठीक तरह से नाप सकते हैं कि कितना पानी टेढ़े मेढ़े रास्तों से अपना रास्ता बनाते हुए न्यू ऑरलिंस को कवर कर सकता है। और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेमोरियल का वो एरिया जो कि पानी में डूबने वाला है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि टेररिज्म के अलावा भी और कई बड़े खतरे हैं जिनके लिए हमें कहीं ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है? 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यह टक्कर उत्पन्न होती है। पहला फैक्टर है पॉपुलेशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब मेरी जनरेशन बेबी बूमर्स ने जन्म लिया तो पॉपुलेशन ने 2 बिलियन मार्क को क्रॉस कर लिया था। आज मैं 50s में हूं और पॉपुलेशन मार्क 6.5 बिलियन तक पहुंच गया है। और कुछ ही अरसे में जब मैं बेबी बूमर्स के डेमोग्राफिक एक्सपेक्टेशन तक पहुंच जाऊंगा, पॉपुलेशन 9 बिलियन से भी बढ़ गया होगा। हम देखें तो हमें 10,000 जनरेशन लगे थे पॉपुलेशन को 2 बिलियन तक पहुंचने में, और अब सिर्फ एक ह्यूमन लाइफ टाइम में यह 2 से बढ़कर 9 बिलियन हो गया है। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा फर्क है? इस वजह से पृथ्वी पर प्रेशर बहुत बढ़ता है, खासकर उन गरीब देशों पर जो हर तरह से संपन्न नहीं है, और पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ता है खाने के क्षेत्र पर, पानी के क्षेत्र पर, नाजुक और असुरक्षित नेचुरल रिसोर्सेज पर। यही प्रेशर है जिसकी वजह से हमने हरे भरे घने जंगलों की तबाही देखी है, सिर्फ ट्रॉपिकल ही नहीं और जगहों पर भी। ये पृथ्वी का टाइम लैप्स पिक्चर है जो रातों को लिया गया है। व्हाइट में शहरों की लाइट है, रेड कलर में जलते हुए जंगल और बुश फायर्स हैं। ये जो येलो एरिया है वो है गैस फ्लोज, जैसे ये साइबेरिया में। अब मैं आ रहा हूं सेकंड फैक्टर पर जिसकी वजह से पृथ्वी के साथ हमारा रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो गया है, द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन एक ब्लेसिंग है हमारे लिए क्योंकि हमें इससे बहुत फायदा हुआ है, स्पेशली मेडिसिन और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। पर यह नई पावर अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां भी लेकर आती है। अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस के विषय में सोचें, वो एक फॉर्मूला है, पुरानी हैबिट्स प्लस पुरानी टेक्नोलॉजी, इसके नतीजे जाने पहचाने होते हैं। पुरानी हैबिट्स जिन्हें बदलना मुश्किल है प्लस नई टेक्नोलॉजी, इनके परिणाम बेहद अलग हो सकते हैं। हमें वॉर्स के विषय में भी अलग तरह से सोचना होगा क्योंकि नई टेक्नोलॉजी पुरानी हैबिट के परिणाम को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब हम पुराने पैटर्न को बिना दिमाग का इस्तेमाल किए यूं ही फॉलो नहीं कर सकते। इसी तरह बिना सही सोच का इस्तेमाल किए हमने पृथ्वी के रिसोर्सेज का बेकार ही इस्तेमाल किया है। यह वर्ल्ड का कंप्यूटर मैप है जो हमें दिखाता है ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया में हम सबका रिलेटिव कंट्रीब्यूशन। अमेरिका में हम इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, पूरे साउथ अफ्रीका से पूरे साउथ अमेरिका, पूरे मिडिल ईस्ट, पूरे एशिया, सबको कंबाइन करके भी। द पर कैपिटा इनकम एवरेज अगर निकाला जाए, जैसे कि अफ्रीका, इंडिया, चाइना, ईयू, रशिया, तो यूएस में हम ठीक यहां पर हैं, बाकी सबसे काफी ऊपर। अगर पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो चाइना में स्थिति थोड़ी अलग है, चाइना का रोल यहां बड़ा है और यूरोप का भी, पर हम अमेरिकन का योगदान भी पॉपुलेशन के क्षेत्र में काफी बड़ा है। इस प्रॉब्लम को देखने का हमारा नजरिया जो थर्ड एंड फाइनल फैक्टर है पृथ्वी के साथ हमारे रिश्ते